गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें चुनावी रणनीति का मास्टर माना जाता है। बूथ से लेकर पूरे भारत के नक्शे तक बीजेपी का विस्तार कैसे हुआ, कैसे करोड़ों कार्यकर्ता संगठन से जुड़े और कैसे हर राज्य में कमल का फॉर्मूला फिट बैठा। यह किसी संयोग की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग और मिशन मोड की कहानी है। आज अमित शाह के पास विरोधियों के हर सवाल का जवाब है। विरोधी सोच रहे थे कि अमित शाह को बंगाल में कौन सुनता होगा, उड़ीसा में कौन सुन रहा होगा, असम में कौन सुन रहा होगा, कर्नाटक में कौन सुन रहा होगा। लेकिन लोगों ने न केवल उन्हें सुना बल्कि उनके कहने पर चुना। हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई। हमने दे भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित कर। आज लगभग हर राज्य में अमित शाह ने बीजेपी को पहुंचा दिया है। अमित शाह मौजूदा राजनीति के असाध्य पुरुष हो चुके हैं। उनकी चालें कोई भी नेता समझ नहीं पा रहा। उनकी घेरेबंदी का जवाब कोई भी पार्टी नहीं खोज पा रही। इस वक्त ऐसी स्थिति है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा, गोवा में प्रमोद सावंत, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, जबकि त्रिपुरा में गठबंधन के साथ मानिक शाह की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और नागालैंड में भी सरकार है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अब तक सत्ता से दूर है। उनमें से एक है ममता बनर्जी का गढ़ यानी पश्चिम बंगाल। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी। चुनाव की तारीख तो तय नहीं हुई, लेकिन बंगाल में घमासान छिड़ा है। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता के लिए 294 सीटों की ये लड़ाई सत्ता बचाने की लड़ाई है, तो बीजेपी के लिए इतिहास रचने का मौका। उसी बंगाल विजय के लिए अमित शाह ने लक्ष्य सेट कर दिया है। 3 दिनों के दौरे पर उन्होंने मिशन बंगाल का फॉर्मूला पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। इस जमाने में जी रहे, मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई। अमित शाह विपक्ष पर हमलावर है, लेकिन बचपन में पूनम अमूमन शांत रहते थे। जी हाँ, पूनम। अमित शाह के दोस्त उन्हें किसी नाम से पुकारा करते थे और उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। 22 अक्टूबर 1964 को गुजराती कारोबारी अनिल चंद्र शाह के घर अमित शाह का जन्म हुआ था।
गुजरात के मानसा गांव में यही वो घर है जहां अमित शाह का बचपन बीता और ये मानसा का वो स्कूल है जहां से अमित शाह ने 9वीं तक शिक्षा ली। पुराने दोस्तों के मित्रता नहीं, ये सभी को मैं जब मिलता हूँ तो पुराना दोस्तों को ही याद करता है कि वो और बार बार में जो नाम अलग अलग होते थे दोस्तों का, ये नाम से पुकारते कि वो मदा क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, ऐसा नाम से वो पुकार रहे थे। वो क्या कर पूरी हिस्ट्री लेते कि इसका बच्चे क्या करते हैं, इसका मदर फादर है कि नहीं है, पूरी जानकारी वो लेते। अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद अमित शाह ने अपने पिता के कारोबार को संभाला। इसी बीच उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमाई और शेयर ब्रोकर के रूप में भी काम किया। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने कोल्हापुर के मसाला और ड्राई फ्रूट्स के थोक कारोबारी की बेटी सोनल शाह से शादी कर ली। सोनल बेन अमित शाह की वो ताकत है जो कभी कभी मंचों पर भी नजर आ जाती है। मुख्य गेट मधून आत येताना लहानपणीच्या माझ्या सर्व आठवणी दाटून आल्या। शहर बदलले, कॉलेज शिक्षण घेतले, महाराष्ट्रातून गुजरातला गेले, आता दिल्ली पण बघितली। 16 साल की उम्र में ही अमित शाह मानसा से अहमदाबाद चले गए थे, जहां उन्होंने संघ से रिश्ता जोड़ा था। उसके बाद एबीवीपी से जुड़ गए और फिर संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया। और महज 2 साल में ही अमित शाह को गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव बना दिया गया। उन्नीस 1980 का दशक अमित शाह के लिए काफी मायने रखता है। यही वो दशक था जब अमित शाह ने अपनी धार्मिक और राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात संघ की शाखा में हुई। वो साल था 1980। कार्यक्रम था अहमदाबाद के कॉलेजियन युवाओं से बातचीत करने का। तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं जहाँ रहता था वो वार्ड में आए थे, नानपुरा वार्ड में आए थे। बहुत कम युवा थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आरएसएस का काम, आरएसएस के बारे में, वो उद्देश्यों की पूर्ति से देश को किस प्रकार से बदला जा सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। और अंत में बताया कि अगर आरएसएस को जानना है तो इनको सुनना चाहिए। तो आप लोग जितने हो सके उतने युवाओं को लेकर कार्यक्रम में आई। उस वक्त मैं आरएसएस का स्वयंसेवक बन चुका था, परंतु पहली बार संघ के माध्यम से देश का युवा क्या कर सकता है वो उन्होंने बहुत अच्छे सटीक तरीके से बहुत कम समय में समझाया था। नरेंद्र मोदी को अमित शाह के सियासी कौशल की पहली झलक तब मिली थी जब 1987 में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की रणनीति को परवान चढ़ाने में अमित शाह ने खूब पसीना बहाया था। गुजरात में जब भाजपा में नरेंद्र भाई की फेवर में जब माहौल नहीं था और यहाँ केशुभाई की सरकार थी, तब भी नरेंद्र भाई के साथ गुजरात में जो 4-5 लोगों ने शासक से बिना डरे संबंध बनाए रखे, उसमें से अमित भाई एक रहे हैं। मतलब उनके पुराने और गाढ़ साथी रहे कि नरेंद्र भाई के संकट के दिनों में भी अमित भाई ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है। ये वो वक्त था जब आडवाणी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और आडवाणी ने आरएसएस के स्वयंसेवकों को बीजेपी में शामिल करना शुरू कर दिया था। अमित शाह को पहला मौका मिला साल 1991 में, जब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त अमित शाह और नरेंद्र मोदी में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और अब दोनों के ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी का हाथ था। साल 1995 में जब बीजेपी ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई तो उसमें भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका थी। इसके बाद साल 1995 में शंकर सिंह वाघेला के साथ मतभेद की वजह से नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर गुजरात से बाहर दिल्ली भेज दिया गया और अमित शाह गुजरात में ही रहकर संगठन को मजबूत करते रहे। याद है कि नरेंद्र भाई की आदत थी कि यंग टैलेंट, जिसे हम कहते हैं कैच देम यंग,
ऐसे यंग टैलेंट को वो आइडेंटिफाई करते थे और उनको भारतीय जनता पार्टी की मेन जो पॉलिटिकल वो है उसमें लाने की कोशिश करते थे। उसी मशक्क़त के दौरान आई थिंक 91-92 के बाद अमित भाई जो थे उनका और नरेंद्र भाई का एक परिचय हुआ। अमित शाह ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा साल 1997 में, जब उन्हें सरखेट विधानसभा सीट से टिकट मिला। पहली बार उनको इतनी बड़ी विधानसभा की टिकट मिली थी, तो उसमें अहमदाबाद शहर भी था और छोटे छोटे गांव भी थे। तो उन्होंने अहमदाबाद शहर के नगर पालिका और नगर पंचायतों, उनके जो चेयरमैन, उनको सबको, क्योंकि उस टाइम सब भाजपा में नहीं थे, उन सबको इकट्ठा करके रात 2-2 बजे तक सबको बुला के, और प्रचार इतना, उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्होंने उस टाइम पे पूरा ऐसा एक चैन बनाया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच दूरियां कभी नहीं बढ़ी। अमित शाह अकेले ही नरेंद्र मोदी के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करते रहे और नतीजा ये हुआ कि साल 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के सीएम बने। इसके बाद साल 2002 में अमित शाह की मेहनत रंग लाई, जब जीत के बाद उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। 2010 में अमित शाह गुजरात से दिल्ली आ गए। दिल्ली में बैठकर पार्टी नेताओं से संपर्क बनाने शुरू कर दिए और फिर साल आया 2014। दो 2014 में अमित शाह ने पार्टी महासचिव के तौर पर काम किया और उत्तर प्रदेश में वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश ने लोकसभा की 80 में से 73 सीटें डाल दी और बीजेपी अपने दम पर 282 सीटें जीतने में कामयाब हुई। पार्टी का छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता सबने इस बार उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए, मान लीजिए, एक प्रकार से ठान लिया था और इसके कारण सारा का सारा हमारा कैडर रोड पर था। हमने हर बूथों की रचना को, जो पहले बनी हुई थी, उसको भंग कर 76% बूथों की पुनर्रचना की और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं युवा को जोड़ने में, अन्य जातियों को जोड़ने में, ओबीसी को जोड़ने में और एक जन आंदोलन खड़ा करने में हमने सफलता पाई। नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन ये हर कोई समझ चुका था कि सत्ता की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अमित शाह होने वाले हैं।